Hello everyone, this is Muskan and I welcome you all to my YouTube channel that is Dear Dot। हम क्लास 10th इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी का चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, मनी एंड क्रेडिट। अब तक हमने इस चैप्टर में मनी जो एक इंडिविजुअली टॉपिक जो हमने कवर करना था वो कर दिया है। लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो बैंक्स यानी डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं, हमने ये पढ़ा था। और हमने देखा था कि जितने भी हमारी एक्स्ट्रा मनी होती है, हमारी एक्स्ट्रा सैलरी, जो भी पैसा बच जाता है हमारे खर्चे निकाल कर, वो हम बैंक्स में डिपॉजिट्स करवा देते हैं। तो अब बात ये आती है कि जो हमने डिपॉजिट करवाया बैंक को, तो वो उतने सारे पैसों का क्या करती है बैंक? क्या सारे के सारे पैसे एज इट इज़ बैंक में पड़े रहते हैं या फिर कुछ और करती है बैंक्स उन पैसों का? तो हमने वो देखना है। Let us take the story of banks further. What do the banks do with deposits which they accept from the public? बैंक्स जो हैं वो जो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती हैं पब्लिक से, वो उन पैसों का क्या करती हैं, उन डिपॉजिट्स का क्या करती हैं? There is an interesting mechanism that work here. एक इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है जो यहाँ पे काम करता है। बैंक्स कीप ओनली स्मॉल proportion of their deposits as cash with themselves. एक छोटा प्रोपोर्शन बैंक्स अपने पास रखती हैं एज डिपॉजिट्स। फॉर एग्जाम्पल, बैंक्स इन इंडिया दीज डेज होल्ड 5% ऑफ देयर डिपॉजिट्स एज कैश। दिस इज केप्ट एज प्रोविजन टू पे द डिपॉजिटर्स हु माइट कम टू विथड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक ऑन एनी गिवन डे। अगर सपोज हम 100 रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट्स करवाते हैं, ठीक है, डिपॉजिट करवाते हैं, तो बैंक क्या करती है, 100 रुपीज़ के जो 5% हुआ वो बैंक अपने पास रख लेती है। बैंक एज इट इज़ डिपॉजिट्स रख लेती है। तो बाकी डिपॉजिट्स का क्या करती है? अब हम डे टू डे ज़रूरतें होती हैं, कई बार हमने कहीं बिल पे करना होता है या कुछ करना होता है, तो उसके लिए हम अपने जो डिपॉजिट्स करे होते हैं बैंक के साथ वो हम विड्रॉ करवाते हैं, हम पैसा निकलवाते हैं बैंक से, हमारे डिपॉजिट्स में से। तो अब ऐसा तो नहीं है कि अगर बैंक सारा का सारा पैसा होल्ड करके रख ले, कि वो जो 5% जो वो रख रही थी एज अ डिपॉजिट्स अपने पास, वो भी ना रखे, तो हमें पैसा कैसे मिलेगा? तो कुछ प्रोपोर्शन जो है बैंक्स को, जो भी हम डिपॉजिट करते हैं उसका कुछ प्रोपोर्शन एज इट इज़ रखना पड़ता है बैंक्स में। सिंस ऑन एनी पर्टिकुलर डे ओनली सम ऑफ इट्स डिपॉजिटर्स कम टू विथड्रॉ कैश, द बैंक इज एबल टू मैनेज विद दिस कैश। अब क्या होता है कि सपोज आज 100 लोगों ने जाकर डिपॉजिट करवाए बैंक में। अब ऐसा नहीं है कि कल आकर 100 के 100 लोग ही विड्रॉ करवा लें पैसा। ऐसा बहुत रेयर चांस होता है, बहुत ज़्यादा रेयर चांस होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि कल जाकर सारे के सारे जो 100 लोगों ने जो डिपॉजिट्स करवाए हैं बैंक में वो सारे के सारे निकलवा लें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने 100 रुपीज़ पे करे हैं और मुझे बाई चांस अगर कल जाकर विड्रॉ भी करवाना है पैसा, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं 100 के 100 रुपीज़ विड्रॉ करवाऊँ। देयर इज़ चांस कि मैं बहुत कम रुपीज़, सपोज 10 रुपीज़ बैंक से विड्रॉ करवा लूँ। तो ये दो सिनेरियोज हो गए। पहला तो ये कि सारे के सारे डिपॉजिटर्स एक दिन में आके पैसा विड्रॉ नहीं करवाते, ये बहुत रेयर चांस होता है। दूसरा, जितने भी जो लोग हैं डिपॉजिट्स करवाते हैं, तो ये रेशियो बहुत कम होती है, प्रोपोर्शन कम होती है कि वो सारा का सारा ही पैसा, जो भी जितना भी डिपॉजिट्स है, वो सारा का सारा विड्रॉ करवा रहे हैं। तो ये हमारी दो कंडीशंस हो गई। बैंक्स यूज अ मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट्स टू एक्सटेंड लोन। अभी हमने 5% की बात कर ली कि 5% उनको रखना पड़ता है, लेकिन बाकी का जो 95% है उसका क्या करती है? बाकी का 95% जो बच जाता है डिपॉजिट्स में से, उन पैसों का क्या करती है? उनका वो लोन दे देती है, आगे लोन दे देती है। देयर इज़ अ ह्यूज डिमांड फॉर लोन्स फॉर वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब सपोज मैंने एक घर लेना है, अब एकदम से तो मैं इतने पैसे लेके नहीं आ सकती, तो मैं क्या करूँगी, मैं बैंक्स के पास जाऊँगी, होम लोन जो है वो मैं ले लूँगी उनसे। मुझे घर बनाना है तो लोन पर ही मेरा घर बन जाएगा। आजकल आपने देखा होगा आपके आसपास लोगों में कि जो व्हीकल्स हैं वो भी लोग लोन पर लेते हैं। दूसरी ये बात हो गई। तो ऐसी बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं जिससे जो कि है लोन्स लेके हम एक्टिविटी वो परफॉर्म करते हैं।
We shall read more about this in the following section. Banks make use of the deposits to meet the loan requirement of the people. अब वही सपोज पर्सन ए ने जाके 100 रुपीज़ डिपॉजिट करवा दिए, मैं पर्सन बी हूँ, मुझे लोन चाहिए कार के लिए, मैं गई बैंक्स के पास कि मुझे कार लोन चाहिए, तो 100 रुपीज़ जो डिपॉजिट करवाए थे उससे जो 5% है वो तो बैंक्स ने एज इट इज़ रख लिए, बाकी का जो 95 रुपीज़ बचे उसमें से मुझे वो कार लोन दे देंगे, ठीक है। तो ऐसे लोन की जो रिक्वायरमेंट है लोगों की वो ऐसे फुलफिल करते हैं। इन दिस वे बैंक्स मीडिएट बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस फंड्स द डिपॉजिटर्स एंड दोज हु आर इन नीड ऑफ द फंड्स यानी बोरवर्स। अब जो पर्सन ए था वो डिपॉजिटर था, पर्सन ए डिपॉजिटर था, पर्सन बी यानी मैं, मुझे कार लोन चाहिए था, मैं एक बोरवर थी यानी उधार पे पैसा लेना चाहती थी। बैंक्स चार्ज अ हायर इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स दैन व्हाट दे ऑफर ऑन डिपॉजिट्स। अब ये बात भी ध्यान रखने वाली बात है कि अगर हमने पहले बात करी थी कि जब हम बैंक्स में डिपॉजिट करवाते हैं तो एक तो हमारा पैसा सिक्योर तो रहता ही रहता है, दूसरा हमें इंटरेस्ट भी मिलता है। तो फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ देने पे बैंक जो है डिपॉजिटर को 5% पे इंटरेस्ट देगी, 5% इंटरेस्ट देगी। लेकिन मैं पर्सन बी जब कार लोन लेने गई तो मुझे वो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, 4 से 7% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो ये जो डिफरेंस हुआ 2% का, ये बैंक की इनकम हो गई, ये बैंक के पास चला जाएगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है जो हमने पढ़ा, बैंक्स चार्ज अ हायर इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स दैन व्हाट दे ऑफर ऑन डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स को वो कम इंटरेस्ट देंगे, लेकिन जो हमारा लोन्स जब वो लोन्स देते हैं तो उस पे वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज चार्ज फ्रॉम बोरोवर्स एंड व्हाट इज पेड टू डिपॉजिटर इज देयर मेन सोर्स ऑफ इनकम। वही जो 2% यहाँ पे बचता था वो इनका सोर्स ऑफ इनकम होता है। बैंक भी एक काइंड ऑफ बिजनेस ही होता है। यहाँ पे डिपॉजिटर्स हैं, इनका रिलेशन बताया बैंक्स के साथ, और दूसरी तरफ बोरोवर्स का। डिपॉजिटर्स क्या करते हैं, डिपॉजिट्स देते हैं बैंक में और वो विड्रॉ करवाते हैं और उनको इंटरेस्ट मिलता है। वेयर जब हम बोरोवर्स की बात करते हैं तो बोरोवर्स क्या है, वो लोन लेते हैं बैंक से और वो विद इंटरेस्ट जो है लोन रीपे करते हैं बैंकों को। टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन, अब पढ़ते हैं टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन। A large number of transactions in our day-to-day activities involve credit in some form or the other. Credit, उधारी जो है, कर्ज जो है, in one way or the other हम लेते ही लेते हैं। होम लोन हो गया, कार पे लोन हो गया, हम कुछ भी किसी भी लाइक लैंड लेते हैं तब भी हम लोन ले लेते हैं, हमें कुछ बिजनेस शुरू करना है हम तब भी लोन ले लेते हैं। तो बहुत सारे लोन जो हैं डिफरेंट फॉर्म्स में लिए जाते हैं। क्रेडिट यानी लोन refers to an agreement in which the lender supplies the borrower with money, goods or services and in return for the promise of future payment. Let us see. अब लोन जो लिया तो कहीं ना कहीं ये एश्योर किया जाता है, ये प्रॉमिस किया जाता है कि मैं उस पैसे को बाद में पे कर दूंगा, रीपे कर दूंगा उस पैसे को। यानी जो उधार मेरे पे है, जो भी लोन मैंने लिया है उस पैसे को मैं वापस कर दूंगा। ये एक एश्योरिटी होती है, एक प्रॉमिस होता है कि मैं फ्यूचर पेमेंट्स जो हैं वो कर दूंगा। अब देखते हैं जो दो कंडीशंस हैं, क्रेडिट किस तरीके से काम करता है, टू एग्जांपल्स के साथ हम समझते हैं। पहला एग्जांपल है फेस्टिवल सीजन। फेस्टिवल सीजन, इट इज फेस्टिवल सीजन 2 months from now and the shoe manufacturer Salim एक shoe manufacturer है, has received an order from a large trader in town for 3,000 pairs of shoes to be delivered in a month time. फेस्टिवल सीजन है, 2 महीने पड़े हैं अभी। सलीम एक शू मैन्युफैक्चरर है, एक बड़ी पार्टी ने, बड़े ट्रेडर ने उसको 3,000 पेयर्स ऑफ शूज़ का ऑर्डर दिया है, बहुत बड़ा इसके लिए ऑर्डर था, और कहा था कि मंथ टाइम में उसको पूरा कर देना। तो इसको कंप्लीट करने के लिए प्रोडक्शन को सलीम
हैज़ टू हायर अ फ्यू मोर वर्कर्स फॉर स्टिचिंग एंड पेस्टिंग वर्क। तो इतने बड़े ऑर्डर को पूरा करने के लिए कोई नए वर्कर्स को हायर करना पड़ा सलीम को। ठीक है, सलीम ने नए वर्कर्स को हायर करा ताकि वो स्टिचिंग और पेस्टिंग का काम कर सके, और उसको रॉ मटेरियल भी परचेज करना। ठीक है, तो इतने सारे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, पूरा करने के लिए सलीम ने लोन लिया फ्रॉम टू सोर्सेस। दो सोर्सेस से सलीम ने लोन ले लिया। पहला तो था एक लेदर सप्लायर। अब शू बनाने के लिए उसे लेदर की ज़रूरत थी, तो लेदर जो सप्लाई करता उसी से उसने लोन ले लिया। नाउ एंड प्रोमिसेस टू पे हिम लेटर। जो लेदर जो उसने लिया था, उसने लेदर उधारी पे ले लिया कि आप मुझे सप्लाई कर दो और ये रॉ मटेरियल, इसकी पेमेंट मैं आपको बाद में कर दूंगा, उसने ये कहा। ठीक है, दूसरा उसने कहा कि दूसरे जो सोर्स ऑफ लोन उसने लिया वो था ही ऑब्टेन्स लोन इन कैश फ्रॉम द लार्ज ट्रेडर एज एडवांस पेमेंट फॉर 1000 पेयर्स ऑफ शूज। तो पहला तो उसने लेदर सप्लायर से ही ले लिया। दूसरा जिसने उसको ऑर्डर दिया था 3000 जूते बनाने का, 3000 पेयर्स ऑफ शूज बनाने का, उसी से ही 1000 शूज जो पेयर्स ऑफ शूज बनाने का पेमेंट एडवांस में ले लिया। उसने प्रॉमिस किया कि डिलीवरी द होल ऑर्डर बाय द एंड ऑफ द मंथ। उसने प्रॉमिस किया कि वो बाय द एंड ऑफ मंथ उसको डिलीवरी दे देगा 3000 पेयर्स ऑफ शूज की। एट द एंड ऑफ द मंथ सलीम इज एबल टू डिलीवर द ऑर्डर, मेक अ गुड प्रॉफिट एंड रीपे द मनी दैट ही हैड बोरोड। लास्ट जब मंथ खत्म होने वाला था, उसने अपना ऑर्डर पूरा कर दिया। तो इसको जितना भी इसने लोन उठाया हुआ था, लेदर जो सप्लायर था उससे जो लोन लिया था, वो उसने पूरा कर दिया। और इसने लोन जो है 2 फॉर्म्स में लिया। यहाँ पे देखा 2 फॉर्म्स में इसने लोन लिया। पहला तो लेदर सप्लायर से लोन ले लिया कि लेदर जो है वो मुझे विदाउट अभी मैं उसके पैसे नहीं दे पाऊंगा, मैं बाद में पैसे दे दूंगा, इसने प्रॉमिस कर दिया। दूसरा जिसने इसको ऑर्डर दिया था शू बनाने का, उसी से उसने 1000 पेयर्स ऑफ शूज़ की जो पैसे हैं, पेमेंट है, वो उसने एडवांस में मांग ली और ये प्रॉमिस करा कि एक महीने के एंड में जाकर वो 3000 पेयर जो है शूज़ के वो दे देगा। इसने शूज़ भी दे दिए और इसका पेमेंट भी दे दिया, लेदर सप्लायर को उसका पेमेंट भी दे दिया। In this case, Salim obtains credit to meet the working capital needs of production. The credit helps him to meet ongoing expenses of production, complete production on time, and thereby increasing his earning. पहला तो उसने जो भी expenses थे, working expenses, कि उसने workers hire करे, ठीक है, कुछ और भी रॉ मटेरियल चाहिए था, उसके expenses उसने meet कर लिए, ठीक है। दूसरा उसने प्रोडक्शन टाइम पर कंप्लीट कर दिया, ठीक है। फिर उसने जो है अर्निंग्स भी इंक्रीज कर ली अपनी ऑर्डर पूरा करके। क्रेडिट देयरफॉर प्लेज अ वाइटल एंड पॉजिटिव रोल इन दिस सिचुएशन। ये याद रखना है कि इस सिचुएशन में जो लोन उसने लिया, यानी जो क्रेडिट उसने लिया, वो पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है। अब बात करते हैं दूसरी एग्जाम्पल की, जो कि स्वप्ना की एग्जाम्पल है। स्वप्ना's प्रॉब्लम एक्चुअली। स्वप्ना स्मॉल फार्मर ग्रोज ग्राउंडनट ऑन हर 3 acres ऑफ लैंड। स्वप्ना एक स्मॉल फार्मर है, ग्राउंडनट उगाती है, 3 एकड़ की उसकी जमीन है। शी टेक्स अ लोन फ्रॉम द मनी लेंडर टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ कल्टिवेशन। वो मनी लेंडर से लोन लेती है ताकि वो जो कल्टिवेशन के एक्सपेंसेस हैं वो उसको पूरा कर सके। होपिंग दैट हर हार्वेस्ट, जो ये होप करती है कि उसकी हार्वेस्ट अच्छी होगी, जब पूरी हो जाएगी तब मैं जो लोन लिया था मनी लेंडर से मैं उसको पूरा दे दूंगी। Midway through the season, the crop is hit by the pest and the crop fails. अभी पूरी हार्वेस्ट कंप्लीट नहीं हुई थी कि बीच में जो है पेस्ट ने अटैक कर दिया उसके खेत में, ठीक है, जिससे क्या हुआ, क्रॉप्स जो है वो खराब हो गई। दो स्वप्ना स्प्रेज हर क्रॉप्स विद एक्सपेंसिव पेस्टिसाइड्स, इट मेक ए लिटिल डिफरेंस। जो स्वप्ना है, पेस्टिसाइड्स भी उसने स्प्रे करा, फिर भी इतना डिफरेंस उसको देखने को नहीं मिला। शी इज अनेबल टू रीपे द मनी लेंडर एंड द डेट ग्रोज ओवर द ईयर इनटू अ लार्ज अमाउंट। फिर वो जो है मनी लेंडर को जो लोन लिया था उससे वो उसको पे नहीं कर पाई, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो ग्रो होता रहा, इंटरेस्ट बढ़ता रहा, टोटल अमाउंट जो उसको देनी थी वो इंक्रीज होती रही, मतलब डेट पे डेट चढ़ता रहा। नेक्स्ट ईयर स्वप्ना टेक्स अ फ्रेश लोन फॉर कल्टीवेशन। अगले साल
फिर जब सीजन आया क्रॉप का, तब उसने फिर कल्टीवेशन के लिए लोन ले लिया। इट इज़ नॉर्मल क्रॉप दिस ईयर, और इस साल नॉर्मल क्रॉप हुई है। पहले तो क्रॉप खराब हो गई थी ड्यू टू पेस्ट अटैक, बट अब नॉर्मल क्रॉप हुई है। उसकी अर्निंग इतनी ज़्यादा नहीं थी कि जो पुराना लोन था उसने उठाया वो उसको पे कर सके। तो ये डेट में फंस गई, डेट ट्रैप में फंस गई। शी हैज़ टू सेल अ पार्ट ऑफ लैंड। उसको एक पार्ट ऑफ लैंड जो है उसको बेचना पड़ा, अपनी 3 एकड़ ज़मीन का कुछ पार्ट उसको बेचना पड़ा ताकि वो लोन पे कर सके। तो यहाँ पे हम देखते हैं इन रूरल एरिया, जो कि स्वप्ना का सिनेरियो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, द मेन डिमांड फॉर क्रेडिट इज फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। रूरल एरियाज में लोन तभी मांगा जाता है जब क्रॉप प्रोडक्शन का टाइम होता है, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए ही लोन मांगा जाता है। क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स कंसीडरेबल कॉस्ट ऑन सीड्स। अब क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं, अब इतना इजी नहीं है। क्रॉप प्रोडक्शन करने के लिए उसको सीड्स की ज़रूरत होगी, फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत होगी, पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत होगी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर ऑफ इक्विपमेंट एटसेट्रा, इन सब चीज़ों की उसको ज़रूरत होगी। देयर इज़ अ मिनिमम स्ट्रेच ऑफ 3 to 4 months between the time when the farmers buy these inputs and when they sell the crop। तकरीबन 3 से 4 मंथ्स का जो है टाइम होता है कि जब जो फार्मर्स हैं इन चीज़ों को, इन इनपुट्स को बाय करते हैं और अपनी जो क्रॉप्स हैं उनको बेचते हैं। फार्मर्स यूजुअली टेक क्रॉप्स लोन एट द बिगिनिंग ऑफ द सीजन एंड रीपे आफ्टर द हार्वेस्ट। जो फार्मर्स हैं वो शुरुआत में ही लोन ले लेते हैं और फिर बाद में जब हार्वेस्ट कर देते हैं अपनी क्रॉप्स को बेचकर जो पैसा आता है तो उससे वो जो है लोन रीपे कर देते हैं अपना। रीपेमेंट ऑफ द लोन इज क्रूशियल डिपेंडेंट ऑन द इनकम फ्रॉम फार्मिंग। लोन इस केस में तभी पे किया जाएगा, बेस्ड होगा इनकम जो उनको मिलेगी फार्मिंग से। ठीक है, फार्मिंग से जो इनकम उनको मिलेगी वहीं से उसको लोन देंगे। ठीक है, लोन रीपे कर देंगे। इन स्वप्ना's केस द फेलियर ऑफ द क्रॉप मेड लोन रीपेमेंट इज इम्पॉसिबल। स्वप्ना के केस में हमने देखा था कि पहले जब उसने लोन लिया तो क्रॉप खराब हो गई, पेस्ट का अटैक हो गया उसकी क्रॉप पे जिसने खराब कर दिया उसकी क्रॉप्स को, तो जो लोन रीपेमेंट था वो इम्पॉसिबल हो गया था उसके लिए। शी हैड टू सेल पार्ट ऑफ लैंड टू रीपे द लोन। कुछ ज़मीन का हिस्सा जो उसने है बेचा, उससे उसने लोन को रीपे करा। क्रेडिट इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग स्वप्ना इम्प्रूव हर अर्निंग्स लेफ्ट हर वर्स ऑफ। क्रेडिट हम यूज़ करते हैं कि बेटर हो सके, चीज़ें बेटर हो सके, लेकिन स्वप्ना के केस में उसको वर्स ऑफ बना दिया, यानी वो लॉस में चली गई थी। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ वट इज कॉमनली कॉल्ड डेट ट्रैप। तो स्वप्ना का केस में जो हुआ कि वो डेट, एक लोन लिया उसको रीपे नहीं कर पाए, फिर उसने दूसरा लोन लिया फिर उसको भी रीपे नहीं कर पाई क्योंकि अर्निंग्स उसकी प्रॉपर नहीं हो पा रही थी, नॉर्मल क्रॉप थी जब दूसरी बार उसने लोन लिया। तो ये जो डेट में फंसना, जो लोन रीपे ना कर पाना, उस डेट में फंसना, उसको कहते हैं डेट ट्रैप। क्रेडिट इन दिस केस पुशेस द बोरोवर इनटू अ सिचुएशन फ्रॉम विच रिकवरी इज वेरी पेनफुल। रिकवरी बहुत दुखद होती है, बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, बहुत मुश्किल हो जाती है। इन वन सिचुएशन क्रेडिट हेल्प्स टू इंक्रीज अर्निंग्स। एक सिचुएशन में जब हमने फर्स्ट एग्जांपल पढ़ी शू मैन्युफैक्चरर की, उस केस में तो क्रेडिट जो है उसने अर्निंग्स को इंक्रीज कर दिया, तो पर्सन जो है बेटर ऑफ हो गया देन बिफोर। पर्सन जो है उसकी अर्निंग्स बढ़ गई, इनकम बढ़ गई, ठीक है, तो उससे वो बेटर ऑफ हो गया। दूसरी सिचुएशन में क्रॉप फेलियर हो गया था जिसकी वजह से क्रेडिट जो है उसने पर्सन को डेट ट्रैप में धकेल दिया, तो उसको रीपे करने के लिए लोन को उसने अपनी लैंड का कुछ पोर्शन बेच दिया। शी इज़ क्लियरली मच वर्स ऑफ दैन बिफोर। वो पहले से अब ज़्यादा वर्स, पहले केस में बेटर ऑफ हो रहा था, इंसान बेटर हो रहा था पहले से, दूसरे केस में वर्स ऑफ हो रहा था, यानी और भी ज़्यादा वर्स सिचुएशन में चला गया था। वेदर क्रेडिट वुड बी यूजफुल और नॉट देयरफॉर डिपेंड्स ऑन द रिस्क in the situation and whether there is some support in case of loss। क्रेडिट यूजफुल होगा या नहीं, मुझे बेटर करेगा या नहीं, ये डिपेंड करता है कि रिस्क कितना है, सिचुएशन क्या है, किस तरीके से सपोर्ट मिलेगी, लॉस का केस क्या होगा, लॉस किस तरीके का लॉस होगा, किस तरीके का रिस्क उठाना पड़ेगा, इस पर निर्भर करता है। तो अब बात करते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट की। हर तरीके का जो एक लोन जब लेते हैं तो एक एग्रीमेंट होता है जिसमें
इंटरेस्ट रेट मेंशन किया जाता है कि जो लेंडर को पे किया जाएगा बोरोवर के द्वारा, तो वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। रीपेमेंट का प्रिंसिपल लिखा जाता है, प्रिंसिपल ऑफ रीपेमेंट लिखे जाते हैं, तो वो होगा टर्म्स ऑफ क्रेडिट। अब किस शर्तों पे क्रेडिट दिया जाएगा, ये बात हमने इस टॉपिक के अंदर करनी है। इस हेड के अंदर हमने ये समझना है क्या शर्तें होंगी। अब कोई ऐसे ही तो पैसा नहीं दे देगा ना आपको कि हाँ आज बैंक के पास गए कि भाई मेरे को तो एक जगह खरीदनी है, तो बैंक कह देगा ये लो पैसे और खरीद लो अपनी ज़मीन जो भी खरीदनी है। तो इतनी आसानी से कोई भी आपको पैसा नहीं देगा। कुछ टर्म्स ऑफ क्रेडिट होंगे, कुछ कंडीशंस होंगी जिसके बेसिस पे आपको लोन दिया जाएगा। बेसिक कंडीशन यही है कि एक एग्रीमेंट होता है जिसमें इंटरेस्ट रेट लिखा होता है, एक इंटरेस्ट रेट मेंशन किया जाता है जो कि बोरोवर देगा लेंडर को, ठीक है। इन एडिशन लेंडर्स में डिफाइन डिमांड, लेंडर जिसने लोन दिया वो एक कोलेट्रल सिक्योरिटी मांग सकता है लोन के अगेंस्ट। सपोज मैं पर्सन ए हूँ, पर्सन बी मेरे पास आता है कि 100 रुपीज़ उसको चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, मैं डिमांड कर सकती हूँ कि मैं तेरे को 100 रुपीज़ दे दूँगी, लेकिन बदले में मुझे अपना जो कार है वो गिरवी रखना पड़ेगा। कार ही नहीं, गोल्ड भी हम गिरवी रखते हैं इस सिनेरियो में। तो मैं बोल दूंगी कि कार गिरवी, कार के जो पेपर्स हैं वो मेरे पास रख देना, या फिर घर के पेपर्स हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि लोन कितना है। अब ये भी डिपेंड करता है कि मेरे ऊपर भी डिपेंड करता है कि क्या मैं लोन उसको ऐसे ही दे दूं, इंटरेस्ट चार्ज करके ही दे दूं सिर्फ, या फिर मैं एक कोलेट्रल यानी सिक्योरिटी उनसे डिमांड कर लूं। तो कोलेट्रल का मतलब यही हुआ कि अपने जो कोई भी एसेट्स हैं वो गिरवी रखने पड़े। कोलेट्रल इज एन एसेट दैट द बोरोवर ओन्स, यानी एक एसेट जो बोरोवर के पास होगा। लैंड हो सकती है, बिल्डिंग हो सकती है, व्हीकल हो सकता है, लाइफ स्टॉक हो सकता है, कोई डिपॉजिट्स हो सकते हैं बैंक के साथ, और उनको एज अ गारंटी यूज करते हैं टू लेंडर अंटिल द लोन इज रीपे। मैंने उसको पैसे दिए पर्सन बी को, और पर्सन बी ने अपनी कार मेरे पास रख दी, ठीक है। ऐसे नहीं है कि मेरे पास ही होगी, बट उसके पेपर एक एश्योरिटी मिल जाती है कि अगर पर्सन बी ने मुझे पैसे नहीं दिए, लोन जो है रीपे नहीं करा, तो इन अगेंस्ट मैं उसकी कार बेचकर वो पैसा पूरा कर सकती हूँ। जो मैंने लोन दिया है वो पैसे मैं अपने पूरे कर सकती हूँ उसकी कार बेच के। ये एक एग्जांपल थी। इफ द बोरोवर फेल्स टू रीपे द लोन द लेंडर हैज द राइट, मतलब वही मेरे पास अधिकार है कि मैं उसकी कार, जो भी उसने मेरे पास एज अ कोलेट्रल रखा है, डिपॉजिट रखा है, कोलेट्रल सिक्योरिटी रखी है मेरे पास, उसके अगेंस्ट उसको मैं बेच सकती हूँ अगर वो रीपे नहीं करता है लोन। और कोलेट्रल टू ऑब्टेन पेमेंट, प्रॉपर्टी सच एज लैंड टाइटल, डिपॉजिट्स विद बैंक, लाइफ स्टॉक, ये सब एग्जांपल्स हैं कोलेट्रल की, और ये बोरिंग्स के लिए यूज की जाती हैं। तो अब बात करते हैं एक सिचुएशन के एग्जांपल की, हाउस लोन। सबसे पहले हाउस लोन की बात करते हैं। मेघा हैज टेकन अ लोन ऑफ ₹5 लाख फ्रॉम द बैंक टू परचेज हाउस। मेघा ने 5 लाख रुपए लिए बैंक से ताकि वो घर खरीद सके। उसका एनुअल इंटरेस्ट जो था 12% था, और लोन 10 सालों में मंथली इंस्टॉलमेंट में उसको देना था। 10 साल में मंथली इंस्टॉलमेंट होगी, यानी मंथ में एवरी मंथ उसको कुछ ना कुछ पेमेंट जो बनेगी उसको बैंक को देना पड़ेगा। Megha had to submit the bank the documents showing her employment record and salary before the bank agreed to give her the loan. अब ऐसे तो नहीं है कि किसी को भी बैंक लोन दे देगा। अब जो इंसान बैंक को लोन रीपे ही नहीं कर पाएगा, तो इस केस में जो बैंक है वो तो घाटे में चला जाएगा, बैंक का लॉस हो जाएगा। फर्दर जो डिपॉजिटर्स हैं, अगर बाय चांस वो पैसा विड्रॉ करवाते हैं तो मीन टाइम उनका भी लॉस होगा। तो ये क्या हो गया, तो मेघा ने एश्योर करवाया बैंक को अपने, उसने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए, एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड दिखाया, सैलरी बताई, ताकि बैंक जो है उसको जो लोन है वो दे दे। द बैंक रिटेन्ड एज कोलेट्रल द पेपर्स ऑफ द न्यू हाउस। बैंक ने क्या करा, कोलेट्रल के लिए जो घर उसने खरीदा था उसी के पेपर्स रख लिए। ये जो घर उसने खरीदा था इसी के ही पेपर रख लिए एज अ कोलेट्रल, विच विल बी रिटर्न टू मेघा ओनली व्हेन, जब उसने पूरे का पूरा लोन रीपे कर दिया तभी उसको इसके पेपर जो हैं, इस घर के पेपर उसको मिल जाएंगे।
फिल द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ मेगास हाउसिंग लोन। तो ये आप देख सकते हैं कि लोन अमाउंट मेंशन होती है, ड्यूरेशन ऑफ लोन होता है, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं, इंटरेस्ट रेट होता है, मोड ऑफ रिपेमेंट किस तरीके से रीपे किया जाएगा, कोलेट्रल क्या है, ये सारे डिटेल्स फिल करनी होती हैं। इंटरेस्ट रेट यानी इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रल हो गया, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट हो गई, मोड ऑफ रीपेमेंट हो गया, ठीक है, जो कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट होते हैं। टर्म्स ऑफ क्रेडिट के अंदर ये सब चीज़ें आती हैं। द टर्म्स ऑफ क्रेडिट वेरी सब्सटेंशियली फ्रॉम वन क्रेडिट अरेंजमेंट टू अनदर। टर्म्स ऑफ क्रेडिट वेरी करता है एक सेटलमेंट से दूसरी सेटलमेंट तक। दे मे वेरी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द लेंडर एंड द बोरोवर। अब लेंडर और बोरोवर की जो भी नेचर है, किस तरीके कितना वो लोन मांग रहा है और क्या नेचर है इनकी, किस तरीके का लोन है, तो इस पर डिपेंड करता है टर्म्स ऑफ क्रेडिट। The next session will provide examples of the varying terms of credit in different credit arrangements. अब अलग अलग तरह के क्रेडिट अरेंजमेंट्स की यहाँ पे हम बात करेंगे। Variety of credit arrangements. Example of a village. Different credit arrangements यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं। We had directly for the fields where most farmers and laborers would be working at this time of the day. The fields are planted with potato crops. We first meet Shyam Lal, a small farmer in Sonpur, a small irrigated village. सबसे पहले हम बात करते हैं श्याम लाल की, जो कि एक फार्मर है, सोनपुर में रहता है। तो सबसे पहले श्याम लाल के एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। Shyamlal tells us that every season he needs loans for cultivation in his 1.5 acres of land. हर साल उसको लोन लेना पड़ता है। श्यामलाल ये बताता है कि हर साल उसको कल्टीवेशन करने के लिए लोन लेना पड़ता है। Till few years back he would borrow money from village money lender at the interest rate of 5% per month. ठीक है, पहले तो वो 5% लोन लेता था, ठीक है, मनी लेंडर से, और पूरे साल का बन जाता था 60% बन जाता था पर एनम। लेकिन कुछ सालों से श्यामलाल हैज़ बीन बोरोइंग फ्रॉम एन एग्रीकल्चरल ट्रेडर से लेने लग गया, जिसने 3% पर मंथ चार्ज करा, यानी पूरे साल का कितना हो गया, 36% एनुअल हो गया, ठीक है। तो अब फायदा क्या हुआ, पहले तो वो 60% दे रहा था, पहले तो वो 60% दे रहा था एनुअली, अब वो कर रहा है 36% दे रहा है एनुअली। Besides the interest charge on the loan, the trader also makes the farmer promise to sell the crop to him. ठीक है, this way the trader can ensure that the money is repaid promptly. इस तरीके से जो ट्रेडर है वो भी इंश्योर कर लेता है, वो ये कहता है कि लोन तो दे दिया मैंने तुझे, तो तूने क्या करना है, जो भी तेरी क्रॉप ग्रो होंगी वो सिर्फ प्रॉमिस करके तू मेरे को ही देगा, मेरे को ही बेचेगा। तो इससे क्या होता है कि मनी रिपेमेंट की जो है वो एश्योर हो जाता है, ट्रेडर अपनी एश्योरिटी ले लेता है। ऑल्सो सिंस द क्रॉप प्राइसेस आर लो आफ्टर द हार्वेस्ट, द ट्रेडर इज एबल टू मेक अ प्रॉफिट फ्रॉम बाइंग द क्रॉप एट अ लो प्राइस। और ट्रेडर का भी बेनिफिट हो जाता है कि वो कम पैसों में खरीद लेता है और ज़्यादा पैसों में वो आगे बेच देता है। तो ये तो हमने श्यामलाल की एग्जाम्पल पढ़ ली। उसके बाद हम अरुण से मिलते हैं, जो कि एक सुपरवाइजिंग है वर्क ऑफ वन फार्म लेबर। सुपरवाइजिंग द वर्क ऑफ वन फार्म लेबर, एक फार्म लेबर में काम जो है वो सुपरवाइज करता है। अरुण है 7 एकर्स ऑफ लैंड, 7 एकड़ उसकी ज़मीन है। ही इज़ वन ऑफ द फ्यू पर्सन इन सोनपुर टू रिसीव बैंक लोन फॉर कल्टिवेशन। ये कुछ लोगों में, कुछ गिने चुने लोगों में से आता है जिसने बैंक लोन लिया है कल्टिवेशन के लिए, और इंटरेस्ट रेट जो है 8.5% है पर एनम, और ये रीपे किया जाता है एनी टाइम इन नेक्स्ट 3 ईयर्स। अगले 3 सालों में वो कभी भी रीपे कर सकता है इस लोन को। अरुण प्लान्स टू रीपे द लोन आफ्टर हार्वेस्ट बाय सेलिंग अ पार्ट ऑफ द क्रॉप। अरुण ने ये सोचता है, ये डिसाइड करता है कि अब हार्वेस्ट कर लिया, उसको जो भी क्रॉप है उसको बेचा, और फिर मैं जो है लोन को रीपे कर दूंगा। ही देन इंटेंड्स टू स्टोर द रेस्ट ऑफ द पोटैटोज इन कोल्ड स्टोरेज एंड अप्लाई फॉर अ फ्रेश लोन फ्रॉम द बैंक अगेंस्ट अ कोल्ड स्टोरेज रिसिप्ट। अब कुछ पोटैटोज उसने कोल्ड स्टोरेज में रख लिए, सेव करके रख लिए, और बैंक के पास गया, उसने कहा कि मुझे और लोन चाहिए अगेंस्ट कोल्ड स्टोरेज की रिसिप्ट के अगेंस्ट। द बैंक ऑफर्स दिस फैसिलिटी टू फार्मर्स हु हैव टेकन क्रॉप लोन फ्रॉम देम। ये फैसिलिटीज बैंक्स देते हैं, उन्हीं लोगों को देते हैं, उन्हीं फार्मर्स को देते हैं जिन्होंने क्रॉप लोन लिया होता है उनसे। तो ये अरुण का केस हो गया। श्यामलाल के केस में किस तरीके से उसने लोन कम करा और वो ईजिली पे कर पाया, और क्या ट्रेडर का जो फार्म ट्रेडर था
वो किस तरीके से कम रेट पे खरीद के और ज़्यादा में बेच रहा था, और वो उसकी एश्योरिटी हो गई, वो उसकी एश्योरिटी भी हो गई उस केस में। अरुण को बैंक से लोन लिया, उसने बैंक से लोन लिया अरुण ने, और वो रीपे कर देता है कुछ पार्ट ऑफ क्रॉप बेचकर, और वो एक और लोन मांग लेता है कोल्ड स्टोरेज रिसिप्ट के अगेंस्ट। अब हम रमा का केस पढ़ते हैं। रमा एक नेबरिंग फील्ड में काम करती है। शी वर्क्स एज एग्रीकल्चरल लेबर का काम करती है। देयर आर सेवरल मंथ्स इन द ईयर व्हेन रमा हैज़ नो वर्क। अब एग्रीकल्चर का काम है, ये सीजनल काम होता है, तो कुछ महीने ऐसे होते हैं कि जब उसके पास कोई काम नहीं होता, तो उसको क्रेडिट चाहिए होता है ताकि वो अपने खर्चे उठा सके। अब एकदम से इलनेस हो जाती है और फंक्शंस होते हैं, उस इन सब चीज़ों को, इन सब खर्चों को मीट करने के लिए वो लोन ले लेती है। रमा हैज़ टू डिपेंड ऑन हर एम्प्लॉयर। वो एम्प्लॉयर पे डिपेंड करती है। अ मीडियम लैंड ओनर इन सोनपुर फॉर क्रेडिट के लिए, लोन के लिए वो एक मीडियम लैंड ओनर जो कि उसका एम्प्लॉयर होता है उस पर डिपेंड करती है। लैंड ओनर चार्जेस एंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% पर मंथ। 5% पर महीने वो चार्ज करता है इंटरेस्ट। रमा रीपेज द मनी बाय वर्किंग फॉर द लैंड ओनर। अब रमा क्या करती है, वो पैसा उसको वापस करती है उसी के खेत में काम करके। मोस्ट ऑफ द टाइम रमा हैज़ टू टेक अ फ्रेश लोन। ऐसा देखा जाता है कि वो बहुत फ्रीक्वेंटली वो जो है फ्रेश लोन लेती है बिफोर द प्रीवियस लोन हैज़ बीन रीपेड। अभी पिछले वाला लोन तो रीपे करानी है उसने, नया और ले लेती है। एट प्रेजेंट शी ओन्स अ लैंड ओनर 5,000 रुपीज़ जो है लैंड ओनर को देने हैं उसने। दो द लैंड ओनर डजंट ट्रीट हर वेल। लैंड ओनर जो है उसको अच्छे से ट्रीट भी नहीं करता, और शी कंटिन्यूज टू वर्क फॉर हिम क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। शी कैन गेट लोन फ्रॉम हिम व्हेन इन नीड। मतलब जो लैंड ओनर है उससे वो कभी भी उधारी जो है वो ले सकती है, इस वजह से उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है उसके जो काम है वो करने के लिए। रमा टेल्स अस दैट द ओनली सोर्स ऑफ क्रेडिट फॉर द लैंडलेस पीपल इन सोनपुर आर लैंड ओनर एम्प्लॉयर्स। अब लैंडलेस है ये पर्सन, तो ये बताती है कि लैंड ओनर जो है, लैंड ओनर जो एम्प्लॉयर्स होते हैं उनके पास कोई चांस नहीं होता, कोई ऑप्शन नहीं होता सोर्स ऑफ क्रेडिट का। तो हमने 3 केसेस पढ़े यहाँ पे। पहला हमने श्यामलाल का पढ़ा, फिर हमने अरुण का पढ़ा, फिर हमने रमा का पढ़ा कि ये बहुत नॉमिनल सिनेरियो था श्यामलाल का। अरुण जो था बहुत बेटर ऑफ हो रहा था, और जो रमा थी वो बहुत वर्स ऑफ हो रही थी लोन लेकर, और किस तरीके से उसने, हम जो लोग हैं लोन ले सकते हैं। लोन्स फ्रॉम कॉरपोरेटिव्स। अभी एक और तरीका है कि हम कॉरपोरेटिव से भी लोन ले सकते हैं। Besides bank, the other major source of cheap credit in rural areas are the cooperative societies. Societies होती हैं, वो फॉर्म हो जाती हैं, वो फॉर्म कर लेते हैं, और कुछ इलाकों में जाके, रूरल एरियाज में जाके वो लोन प्रोवाइड करते हैं, और बहुत चीप क्रेडिट पे, मतलब बहुत सस्ते रेट्स पे वो लोन प्रोवाइड करते हैं। Members of the cooperative pool their resources for cooperation in certain areas. There are several types of cooperative possible, सच एज फार्मर कोऑपरेटिव्स। कुछ फार्मर कोऑपरेटिव्स भी होते हैं, वीवर्स कोऑपरेटिव भी होते हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो होते हैं उनकी कोऑपरेशन भी बनती है। ऐसे बहुत सारे कोऑपरेटिव्स जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं, और वो जो है लोन देते हैं रूरल एरियाज में जाके। कृषक कोऑपरेटिव फंक्शंस इन अ विलेज नॉट वेरी फार अवे फ्रॉम सोनपुर। इट हैज़ 2,300 फार्मर्स एज मेंबर्स। एक कृषक कोऑपरेटिव है जिसमें 2300 जो है फार्मर्स मेंबर्स हैं। ये ज़्यादा दूर नहीं है सोनपुर विलेज से। इट एक्सेप्ट्स डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। डिपॉजिट्स लेती है मेंबर्स से। विद दीज डिपॉजिट्स एज कोलेटरल द कोऑपरेटिव हैज़ obtained a large loan from the bank. These funds are used to provide loans to members. Once these loans are repaid, another round of lending can take place. एक डिपॉजिट इकट्ठा करती है एज अ कोलेट्रल की, जब भी उनको ज़रूरत होगी तो वो उनको पैसा जो है, जो उनके डिपॉजिट्स थे वो उनको दे देगी आगे इस तरीके से लेंड करती रहती है लोन। कृषक कोऑपरेटिव प्रोवाइड्स लोन फॉर द परचेज ऑफ एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, लोन्स फॉर कल्टिवेशन, एग्रीकल्चरल ट्रेड। कृषक कोऑपरेटिव जो है लोन्स प्रोवाइड करती है एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स को खरीदने के लिए, कल्टीवेशन के लिए, एग्रीकल्चरल ट्रेड के लिए, फिशरी लोन के लिए,
लोन्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज के लिए और फॉर अ वैरायटी ऑफ अदर एक्सपेंसेस। तो इस तरीके के एक्सपेंसेस उठाने के लिए जो कृषक कोऑपरेटिव है तो वो लोन प्रोवाइड करती है। तो हमने देखा कि किस तरीके से जो है हम लोन्स ले सकते हैं और लोन्स की क्या कंडीशन रहती है, क्या आउटपुट रहता है। इट कैन बी बेटर ऑफ, इट कैन बी वर्स ऑफ। तो ये डिपेंड करता है कौन सी सिचुएशन है, रिस्क टेकिंग कितना है, कितना हमें लॉस होगा, टाइप ऑफ कैटेगरी ऑफ लॉस क्या है, कितना इम्पैक्ट वो रखेगा इन पर जो है लोन्स का जो है इफ़ेक्ट देखा जाएगा। या तो वो अच्छा होगा, अच्छा बेटर बन जाएगा, इंसान अर्निंग्स बेटर कर लेगा, या फिर वो डेट ट्रैप में और फंसता रहेगा। तो हमने ये सब देखा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया, ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।